दोस्तों, अब तक आप करंट अफेयर सिर्फ डायरेक्टली पढ़ते थे। क्या आपने कभी सोचा है, जो आप करंट अफेयर पढ़ते हो, क्या वहां से कभी पीवाईक्यू आया हुआ है? चाहे वो आपका यूपीएससी का पेपर हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस का पेपर हो। अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आए हुए हैं एंड वो न्यूज अगर आपकी करंटली मंथ में थी, तो हमने पीवाईक्यूज का लगाया है उस न्यूज का। ओके, तो देखो, इस वीडियो में आप कुछ बहुत कुछ नया सीखने वाले हो एंड आप देखने वाले हो कैसे आप न्यूज़ पढ़ने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, हमने इवन पीआईबी के भी कटिंग्स आपके लिए अटैच किए हैं। हम लास्ट में स्टार्टिंग में हमने कुछ 2 या 3 ही पीआईबी कटिंग्स लगाए हैं, सारी कटिंग्स आपके लास्ट में हैं। ओके, बिकॉज आप सबको पता है कि यूपीएससी अब पीआईबी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो हम पीआईबी के देखो सारे क्वेश्चन तो मैंने अटैच नहीं किए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वन है हमने मंथ का, दिसंबर मंथ का, उसे ही अटैच किया है। ओके, एंड अगर आप पेड ग्रुप में हो तो आपको पूरी पीआईबी को अच्छे से रेफर करना है। ओके, एंड ग्रुप में जितने भी हमने आपको कटिंग प्रोवाइड किए हैं, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर से डील करते हैं एंड जो भी न्यूज है उसे हम पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ते हैं। चाहे आप सीएससी दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, फिर सीडीएस दे रहे हो या फिर एनडीए दे रहे हो, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके अपने एग्जाम में। इवन अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई पेपर दे रहे हो, वहां भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली देखने मिलेंगे। ओके, देखो सबसे पहली न्यूज क्या है। रशिया बिकम द 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ओके, रशिया क्या आपका 19 मेंबर बन गया किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, आपका पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। क्या कंफ्यूज हुए आप? अगर नहीं हुए तो वेल एंड गुड। एंड ये कवर करता है ओनली 5 बिग कैट को। ओके, एंड इसका ये जो डी फोर्थ ऑप्शन है, ये देखिए, एनुअल बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़ रुपीस पर ईयर, यहां पे फोकस करने की नीड है आपको। विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आईबीसीए। आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा रॉन्ग है? पहले आप खुद सोचो, मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो देखो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये आपका राइट है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। किसका? आईबीसीए का। बिकॉज देखो, आप इंटरनेशनल देख के ये मत सोचना कि इंडिया में नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो, इंटरनेशनल देखते ही ना हमें लगता है कि आउट ऑफ द इंडिया और इसका हेडक्वार्टर होगा। बिकॉज अब बहुत कम हेडक्वार्टर आपके इंडिया में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। क्लियर? एंड इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये कवर करता है 5 बिग कैट को, जो कि है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। बस इतने ही है? नहीं दोस्तों, टोटल आपके ना 7 या 8 होंगे। देखो, टाइगर है आपका, लायन है, लेपर्ड है, उसके बाद क्या है? स्नो लेपर्ड है, चीता है। ओके, देन आपका जैगवार है एंड उसके बाद पूमा है। टोटल कितने हैं आपके? 7। बिग कैट इंक्लूड्स 7 है। ओके, तो 5 नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। ये भी आपका रॉन्ग है एंड डी भी रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि यहां देखो पर ईयर लिखा गया है। एनुअल बजटरी सपोर्टेड ऑफ 150 करोड़ रुपीस पर ईयर। पर ईयर नहीं है, ये क्या है आपका? आगे बताता हूं। ओके, एंड देखो, इंडिया क्या है? होस्ट कंट्री है एंड सेक्रेटेरिएट है किसका? आईबीसीए का। अच्छा, अब आप खुद सोच के देखो, यहां से तो चलो क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है एंड सेकंड, यहां से वो डेफिनेटली पूछ सकता है। लेकिन और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी? कभी आपने सोचा है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो आपके टाइगर हैं, लायन है, स्नो लेपर्ड है, ठीक है, सॉरी लेपर्ड, देन स्नो लेपर्ड, चीता है, क्या इसका आयुषीन स्टेटस आपको पता होना चाहिए? क्या यूपीएससी आपको मैच करने दे सकता है या फिर इनकरेक्ट पूछ सकता है? तो डेफिनेटली दोस्तों पूछ सकता है। तो आपको इनका आयुषीन रेड लिस्ट स्टेटस भी पता होना चाहिए। टाइगर आपका क्या है? वो आपका एंडेंजर्ड है। लायन, चीता, स्नो लेपर्ड क्या है? एंड लेपर्ड क्या है? वो आपके वल्नरेबल हैं। एंड जो आपके जगुआर है वो नियर थ्रेटेंड है। एंड पूमा क्या है? आपका लीस्ट कंसर्न है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो अभी आपने देखा जैगवार, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड पूमा। तो टोटल आप कितने हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में? 7 है। ओके,
एंड देखो जो आपका ऑप्शन डी था ये क्यों गलत है। देखो यहां पे क्या आपका लिखा गया है, बजटरी सपोर्टेड ऑफ 150 करोड़ रुपीस पर ईयर लिखा है, लेकिन क्या है ऐसा सच में था? नहीं दोस्तों, जो यूनियन कैबिनेट थी ना, इन्होंने अलॉट किया था वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़। देखो 150 तो आपका राइट है, लेकिन फॉर द आईबीसीए फॉर 5 ईयर के लिए, ठीक है, 24 से लेकर 28 तक, ना कि पर ईयर। और सेम स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि आपको यूपीएससी भी दे सकता है एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे उस समय। ओके, देखो कितनी छोटे से इंफॉर्मेशन चेंज की गई है यहां पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा एंड आप ये IUCN स्टेटस को देख लीजिएगा। ओके, वैसे ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ, हमारे चैनल ओनली एमर्स में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं कांटेक्ट, लेकिन आपको डायरेक्टली फाइल कहाँ मिल जाएगी, आप ओनली एमर्स टेलीग्राम, आप ओनली एमर्स सर्च कीजिए कहाँ, टेलीग्राम पे, वहां पे अपना फाइल सेक्शन पे जाइए, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, सो अब हम सेकेंड न्यूज से मूव करते हैं, वो क्या है। सो हम बार्सिलोना कन्वेंशन को बाद में देखेंगे, पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। अरे सॉरी, ये तो ऑलरेडी मार्क्ड है। ओके, तो देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है, मिनीमाता, बेसल एंड रॉटरडैम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपल टर्म से बताता हूँ ये चीजें होती क्या है। जो आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, ये हार्मफुल केमिकल को बैन या फिर कंट्रोल करता है जो एनवायरमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनीमाता कन्वेंशन आता है, इससे आप समझ सकते, पता है हमने साइंस में पढ़ा है, मिनीमाता डिजीज वो किससे होता है, वो मर्कुरी से होता है। ओके, तो ये जो मर्कुरी जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है ताकि हेल्थ और एनवायरमेंट सेफ रहे, ठीक है, ये कन्वेंशन इस रिलेटेड है। ये आपका डेंजरस वेस्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने पर कंट्रोल लगाता है ये कन्वेंशन। ओके, और आपका रॉटरडैम कन्वेंशन, ये आपका हैजार्ड केमिकल को इंटरनेशनल ट्रेड के प्रायर परमिशन रूल फॉलो करवाता है। ओके, रॉटरडैम कन्वेंशन, तो आप बेसिक मतलब समझ गए। अब आप इजीली यहां से ना इसे कनेक्ट कर सकते हो। देखो स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे होता है, मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ओके, एंड आपका मिनीमाता मैंने बताया मर्क्यूरी, बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन मर्क्यूरी। ओके, एंड आपका बेसल कन्वेंशन, ये आपका आ जाएगा फोर्थ, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्ड वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ओके, एंड रॉटरडैम कन्वेंशन, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा, हैजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी PYQ है एंड ये वापस रिपीट हो सकते हैं। एंड जो आपका बार्सिलोना कन्वेंशन है ना, ये देखो ये लीगली बाइंडिंग है, लीड रीजनल एनवायरमेंट एग्रीमेंट, किस लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग द मेडिटेरियन सी के लिए अगेंस्ट पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल कोस्ट एंड मरीन मैनेजमेंट। याद रखना है किससे करता है कनेक्टेड, मेडिटेरियन सी से ये करता है कनेक्टेड। ओके, इसे अडॉप्ट किया गया था 1976 में, लेकिन फोर्स में कब आया था ये, 1978 में आया था। क्लियर, एंड इसे अमेंड कब किया गया, फिर रीनेम कब किया गया, 1995 में किया गया एज अ कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट एंड कोस्ट रीजन ऑफ मेडिटेरियन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप एक कन्वेंशन है, इसे आप याद रखिएगा। क्लियर, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्वामित्व स्कीम पे क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा है, आपके स्टेट पीसी से पूछा गया है। क्लियर, तो आपने इसका क्या आंसर मार्क किया है, 1 2 एंड 3, भी तो ऑप्शन में ही नहीं है बिकॉज आप 1 2 3 मोस्टली मार्क करते हो। ओके, मैंने देखा ये चीज, तो इसका 1 2 3 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, देखिए, क्या स्वामित्व स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था, ये सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्री सेक्टर्ड स्कीम है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, ये अलाउ करता है सिटीजन को टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन, जो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग, उससे वो लोन ले सकते हैं एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट, किससे, अपनी प्रॉपर्टी से। क्या स्टेटमेंट राइट है, तो मैं बताऊं दोस्तों, इसका सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही राइट है। कैसे, देखो, ये आपका क्या है, ये आपका स्वामित्व स्कीम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लॉन्च कब हुआ था, ये अप्रैल 2020 में लॉन्च हुआ था, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
एंड इसे कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? इसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंप्लीमेंट करती है विद सपोर्ट फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया एंड नी छोड़ो, ठीक है, बस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज याद रखना। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, यहां पे क्या आना चाहिए था? पंचायती राज आपका आना चाहिए था। ओके, इतना क्लियर हो गया। एंड देखो यहां क्या है, स्वामित्व प्रोवाइड लीगल ओनरशिप ऑफ रूरल रेसिडेंटल लैंड यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्वे। ओके, अब देखो इट्स एम, ये एम करती है टू एम्पावर रूरल सिटीजन विथ प्रॉपर्टी कार्ड अनेबलिंग एक्सेस टू क्रेडिट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड बेटर प्लानिंग। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आप ये देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये सेंट्रली सेक्टेड स्कीम है, कब लॉन्च हुई थी? 2020 में लॉन्च हुई थी। इसका एम है टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेसिडेंटल प्रॉपर्टीज सो दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पस। इसका जो एम का ये मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सेम यहां पे आपका लिखा गया है। ओके, एंड देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ओके, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे ना वो इजिली इस स्कीम के लिए सॉल्व हो पाएंगे। एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा इससे, क्लियर। अब देखिए पता है यहां पे कितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चेंज की गई थी। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में, चाहे आप सीएपीएफ दे रहे हो या फिर सीएससी दे रहे हो या फिर एनडीए सीडीएस दे रहे हो ना, आप बहुत आराम से कंफ्यूज हो पाते। ओके, एंड पता है हम ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ देते हैं आपको? अपने हम पेड ग्रुप में देते हैं, चाहे वो आपका जीएस हो या फिर करंट अफेयर हो, हम ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कहाँ? हमारे पेड ग्रुप में। तो देखिए ये पेड ग्रुप है, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होता है, साइंस एंड ज्योग्राफी का हम प्रोवाइड करें बिकॉज ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ओके, एंड आप सबको पता है कि अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा तो साइंस सेक्शन का जो कि 11th एंड 12th की बुक है, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो हम इसके हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चैप्टर वाइज नोट्स होगा, ज्योग्राफिक साइंस के होंगे, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक के होंगे। वन लाइनर हम पीवाईक्यू नोट्स देंगे, जैसे कि आपने देखा ये पीवाईक्यू है, ये तो आपका करंट अफेयर राइट, लेकिन ऐसे जो पीवाईक्यू जो कि वन लाइनर पीवाईक्यू होंगे जो कि आप डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, उन नोट्स से हम आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करेंगे राइट, बिकॉज वो पीवाईक्यू को ही एनालाइज करके बनाए गए हैं वो नोट्स। ओके, चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड होगा, 225 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ओके, आपका टेस्ट होगा, स्टेट पीसीएस से क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड जो कि अपकमिंग आपके यूपीएससी के पेपर होने वाले हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर पीआईबी के कटिंग्स अभी आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे कटिंग्स और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां से फ्रेम हो सकते हैं, हमने अटैच किए हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मैथ को भी कवर किया, इंग्लिश को भी किया है, डाउट सपोर्ट भी मिलता है आपको। तो ये ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं वहां पे। ओके, एंड ये कुछ रिव्यू हमारे ग्रुप के आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं पॉज करके। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज को। ओके, सो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है शांति बिल 25 जो कि न्यूज में आपका मेंशन था वो क्या है, तो आप क्या आंसर मार्क करोगे? क्या आपने पढ़ा अभी तक इसके बारे में? अगर नहीं पढ़ा तो एक लाइक बनता है, पढ़ लिया देन 2। ओके, बिकॉज मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूं, बिकॉज देखो आप ना फ्यूजन एंड फिजन में कंफ्यूज होते हो, मैं यहां क्लियर करूंगा। ओके, देखो जो शांति बिल है ना, इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी फ्रेमवर्क, ये रिप्लेसिंग करेगा किसको? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड CLND एक्ट 2010 को। ये रिप्लेस करेगा, क्या ही होगा? देखो अभी तक जो कि आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, इस पे किसका कंट्रोल होता है? आपका गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। लेकिन अब ये बिल अलाउ करेगा प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन को, कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, इसे ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं किसको? न्यूक्लियर पावर प्लांट को, वाइल रिटेनिंग स्टेट कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिकल एक्टिविटी। देखो कुछ स्ट्रेटेजिकल एक्टिविटी होती है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का कंट्रोल होगा। ओके, बिकॉज देखो क्यों, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करने के लिए ना बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। ओके, तो इसे इसलिए ना प्राइवेट एंड फॉरेन जो पार्टिसिपेशन है इसको आप बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ओके,
तो ये शांति बिल याद रखिएगा किस चीज से करता है कनेक्ट, ओके। एंड देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट सपोर्ट इंडिया क्लीन, दिख तो रहा है ना आपको, वेट अ सेकेंड, इट सपोर्ट इंडिया क्लीन ग्रीन ट्रांजिशन एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी कब 2047। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ईयर, ओके। 2047 इंडिया का ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी कब 2047 तक, ओके। तो इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। देखो इसका आंसर मैं बताऊंगा, जे आपके लिए HW है, थोड़ी तो मेहनत करना बनता है आपको भी, सब कुछ मैं क्यों बताऊं, ओके। मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, इसको तो मैं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से ना मैंने सिर्फ स्टेट पीछे से कोई कटिंग लगाया है, लेकिन ऑलरेडी आपकी सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से सीपीएफ में भी आया हुआ है, ओके। तो पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। वी होप दैट आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, ओके। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द एटम आर कंबाइंड और फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज एटम, दिस इज हाउ द सन प्रोड्यूस एनर्जी। क्या समझे आप इससे? देखो मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको क्या होता है ये। न्यूक्लियर फ्यूजन आपका ये होता है जब आपके छोटे छोटे जो क्या होते हैं वो एटम्स होते हैं ना, वो जब साथ में, जो ये छोटे छोटे एटम्स है, ठीक है, अब ये साथ में कंबाइंड हो गए, ठीक है, साथ में कंबाइंड हो गए, ठीक है, और फ्यूज टुगेदर, साथ में कंबाइंड हो गए, फ्यूज हो गए, तो एक आपका क्या लार्ज एटम बन जाता है। जब ये लार्ज एटम बनता है ना, तो उस प्रोसेस में जब आपकी एनर्जी निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ओके। सिंपल टर्म से वापस बोलूं, न्यूक्लियर फ्यूजन में छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ना, मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है। तो पता है जो आपका सन होता है ना, सन में भी ना सेम प्रोसेस से एनर्जी आपकी बनती है, ओके। यहां क्या होता है, यहां पे आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, ये फ्यूज होकर आपका हीलियम बनाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी निकलती है। क्लियर? ये आपका फ्यूजन होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है मुझे बताना आप। इसमें आपका ये होता है, एक बड़ा एटम टूटकर छोटे छोटे एटम्स बनता है और आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ओके। एंड न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है, इसी प्रोसेस से आपकी क्या इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होता है, ओके। जैसे यूरेनियम का फ्यूजन होता है, ओके, सॉरी फिजन होता है, ओके। तो इसे याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर न्यूक्लियर फिजन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट आ जाएगा, ओके। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। अब बताइए, यही चीज आपकी यहां पे लिखी गई है, न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज ऑफ कंट्रोल्ड एटॉमिक रिएक्शन टू प्रोड्यूस पावर, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है कंट्रोल, जो एटॉमिक रिएक्शन, जो कि एटॉमिक रिएक्शन होता है उससे वो कंट्रोल्ड होते हैं, उससे आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इट लाइज ऑन स्प्लिटिंग ऑफ एटम इन प्रोसेस कॉल्ड फिजन। जो आपके एटम की स्प्लिटिंग मतलब छोटे टुकड़ों में जब टूट जाता है, ठीक है, जब आपकी एनर्जी उसके बाद रिलीज होती है, ठीक है, मतलब एनर्जी जब ये टूटते हैं एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी को क्या फिजन बोलते हैं, विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होती है। फिर दिस हीट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, ओके। अब जो आपकी ये हीट है ना, ये यूज की जाती थी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ना हम यहां पे देख रहे हो क्या, न्यूक्लियर का फिजन हो रहा है, ठीक है, उस वजह से हीट आपकी जनरेट हो रही है, और उस हीट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस हम यूज नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्लोबली न्यूक्लियर एनर्जी इज वैल्यू एज अ क्लीन डिपेंडेंट सोर्स दैट कंप्लीट रिन्यूएबल ऑप्शन लाइक सोलर एंड विंड, ओके। इतना क्लियर हो गया आपको, राइट? एक बार आप ये भी देख लीजिएगा, क्लियर? अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखो, अंडमान को मिल गया है टू गेट्स इट्स फर्स्ट कोरल रीफ रिसर्च सेंटर, ओके। अब आप ये कंडीशन एक बार खुद पढ़िए, इसको पॉज कीजिए, ठीक है।
आप सिर्फ इसका आंसर दे पाएंगे एंड आई होप एंड आई विश आप इसका भी दे पाओ। ओके, लेकिन आप नहीं दे पाए, अभी हम करते हैं। लेकिन आप पहले इस कंडीशन को पढ़िए, देखो पढ़ोगे तभी समझोगे खुद। ओके, आप इसे बार रीड कीजिए, देन आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, कर दिया दोस्तों? यार आपने कर दिया होगा, आप बात तो बहुत सुनते हो। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम पहले कंडीशन देखें, कोई पहले क्वेश्चन करें? पहले क्वेश्चन करते हैं, सॉरी पहले कंडीशन देखते हैं। ओके, सो देखो कोरल रीफ को फॉर्म होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, देखो ऐसा सिंपल सा आप याद रखना, कोरल रीफ को ना क्या है, गर्म पानी आपका पसंद है। और अगर गर्म पानी पसंद है तो उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो 29 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 29 डिग्री सेल्सियस तक का पानी होना चाहिए। ओके, अच्छा ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क। देखो ना, अगर पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा और ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा तो पता है इससे क्या होगा, कोरल ब्लीच करने लग जाएगा, कोरल सफेद होने लगेगा। तो उसे ना इन टेम्परेचर के बीच में पानी चाहिए होता है। ऑप्टिमल वाटर टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 23 डिग्री टू 29 डिग्री बिकॉज दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर टॉलरेंस। ओके, सिंपल सा मतलब है इसका कि कोरल अगर पानी ज्यादा गर्म हो गए, पानी ज्यादा ठंडा हुआ है तो कोरल ब्लीच करने लग जाता है। ओके, मतलब कोरल टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब देखो डेप्थ से क्या है, दे नॉर्मली थ्राइव एट डेप्थ ऑफ लेस देन 50 मीटर। अब इससे क्या समझते हो, देखो कोरल रीफ आमतौर पर ना 50 मीटर से कम डेप्थ पे आपके मिलते हैं। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो उन्हें सनलाइट भी चाहिए रहती है। क्यों चाहिए रहती है? फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें सनलाइट चाहिए रहती है। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पे, कोरल रीफ थ्राइव इन सॉल्टी वाटर विथ स्टेबल सैलिनिटी। सर आपने पढ़ तो दिया लेकिन वो समझ में नहीं आया। देखो कोरल रीफ को ना स्टेबल और क्या सॉल्टी वाटर चाहिए होता है। अगर ज्यादा फ्रेश वाटर मिलने से ना क्या होगा, सैलिनिटी आपकी कम हो जाती है, जो कि कोरल रीफ के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है, हो जाता है या फिर हो सकता है। ओके, एंड देखो आपका पानी क्लियर होना चाहिए, उस वजह से क्या सनलाइट नीचे आराम से पर्कुलेट कर पाएगी फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कोरल रीफ को फॉर्म होने की। ओके, अब देखो इसका आपने क्या आंसर मार्क किया था, देखो जो मैंने ऊपर बताया ना वही लिखा है, इट रिक्वायर वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। देखो ये पता है क्या होता है, ये एरिया टू एरिया या फिर आप बोल लो प्लेस टू प्लेस डिफर करता है टेम्परेचर। ओके, लेकिन जो आपका मिनिमम है ना, लाइक टेम्परेचर आपका 23 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक होना चाहिए। ओके, लेकिन आप ये भी कंसिडर कर सकते हो बिकॉज देखो PYQ आया हुआ है ये। ओके, एंड देखो उसके बाद क्या है, इट रिक्वायर सैलो सॉल्ट वाटर नॉट डीपर देन 50 मीटर। मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे चीज बता दिया। ओके, एंड इट रिक्वायर सनलाइट टू एड फोटोसिंथेसिस, यहां भी क्लियर ये चीजें लिखी गई है। ओके, कोरल्स कैन ग्रो एबिडेंटली इन फ्रेश वाटर, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज कर लिया है। तो ऐसे वर्ड्स जब भी आपको क्वेश्चन देखने मिले ना तो पॉज क्या करो, सोचा करो क्या ऐसा हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। ओके, चलिए आप मुझे अब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, जो कि CDS 2 2019 में पूछा गया था। कोरल लीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या वो लक्षद्वीप आइलैंड पे पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ पे पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कैम्बे, क्या है इसका आंसर बताइए मुझे। तो देखो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। ये कहां कहां पाया जाता है, देखो यहां पे क्लियर आपका दिया गया है, अंडमान निकोबार टिक मार्क, गल्फ ऑफ कच्छ टिक मार्क, लक्षद्वीप टिक मार्क, और ये क्या है गल्फ ऑफ मन्नार टिक मार्क। ओके, तो कहां पे नहीं पाया जाता आपका, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाया जाता। ओके, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल लीफ आइलैंड। देखो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे, लेकिन हाँ ये याद रखना स्वराज आइलैंड आपका कहाँ, इंडिया में ही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने मेन इस क्वेश्चन को इसलिए रखा था। वैसे इसका आंसर डी आ जाएगा, A, B and C आप नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। एंड स्वराज आइलैंड आप याद रखिएगा। ओके,
अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो बताइए, मैंने ऊपर का तो बता दिया अब आपको, अब आप मुझे इसका बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ द कोरल रीफ। देखो इजी है ये, आप इजीली थोड़ा सोचेंगे आप बता पाएंगे। ओके देखो सीपीएफ 2018 वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जो कि आपके 2019 में रिपीट हुआ था, सॉरी 18 में पूछा गया, देन आपके सीडीएस में वापस पूछा गया 2019 में। ओके तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट डज नॉट हैव कोरल लीफ फॉर्मेशन। अब आप इजीली इसका आंसर क्या मार्क कर पाएंगे, ए मार्क कर पाएंगे। वो कांग्रेट्स, आपको आता है। ओके अब देखो ये क्वेश्चन, अब मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ओके तो क्या किया आपने कमेंट बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा आपके कमेंट। हाँ अभी तक नहीं किया आपने, चलो करो। देखो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद चीज़ों को सोचोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ याद नहीं हो पाएगी। मैं पढ़ा पा रहा हूँ ओके बिकॉज मुझे चीज़ें याद है, मैंने बहुत बार रिवाइज किया हुआ है। ओके अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे गेन करो, आप उससे कुछ सीखो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको कमेंट करना है तो आप करिए, बिकॉज देखो वो मेरे बेहतर के लिए नहीं है। आप जब कुछ टाइप करोगे ना तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाते हो, बिकॉज जो भी चीज हम लिखते हैं, ओके जो भी चीज हम राइट करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। ओके बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते वक्त ऐसे लगता है कि इसका आंसर ये होगा, तो आपको पता होता है कि अब वही आंसर राइट आएगा, और पता है एट लास्ट वही आंसर राइट आता है जो आपने पहले सोचा होता है। ओके वो क्यों होता है, बिकॉज वो जब हम लिखते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते, तब तब वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कहीं ना कहीं। ओके तो क्या आंसर मार्क किया, चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। अब इस पे ना आपका स्टेट पीसीएस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एंड सीडीएस 2 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका सीएपीएफ में भी आ सकता है, बिकॉज ये न्यूज में नहीं था, इससे थोड़ा रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को मैंने लगा दिया कि आप दो स्कीम को कवर कर लो, बिकॉज आप सबको पता है कि स्कीम यूपीएससी पूछता ही पूछता है। देखो सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY क्या 2014 में लॉन्च हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। ये लॉन्च किया गया था ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये भी आपका राइट है, लेकिन आपका सी रॉन्ग हो जाता है, डी भी राइट है। इसका गोल है कि टू ट्रांसलेट ऑर्गेनिक विजन ऑफ महात्मा गांधी इनटू रियलिटी। ओके तो इसका आंसर डी भी हो जाएगा राइट, तो ए बी एंड डी राइट है, सी आप गलत हो जाता है। ठीक है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो यहां पे तो हमने ईयर देख लिया, कब लॉन्च हुआ था, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे, इसका गोल भी देख लिया। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है ये फोकस करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, ये भी राइट है। इट इज टू बी गाइडेड बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी राइट है, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, इसका डी भी आपका राइट है। अ विलेज डेवलपमेंट प्लान वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हमने किसको देखा है, हमने देखा SAGY को। ठीक है अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। ओके अभी तक हमने किसको देखा था, संसद आदर्श ग्राम योजना को। ओके तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये योजना आपकी कब रिलीज हुई थी, ये हुई थी 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में। ओके एंड ये कैसी स्कीम है, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके ये प्रोवाइड करेगी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू एलिजिबल प्रीवियस अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन, thereby integration village with market, school and health care facilities। तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके अब देखो, अब आप मैं छोड़ता हूं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है या फिर इस PYQ का आंसर कमेंट करना है। चलो मैं तो ये आपको पढ़ाऊंगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, जो कि आपकी यूपी PCS 2020, यूपीएससी लिख दिया गया यार, ये गलत हो जाएगा, यूपी PCS का क्वेश्चन है। ठीक है तो 2025 में पूछा गया था। एंड देखो ये अडल्ट टनल ना हम टेंशन मत लो, इन डीप कवर करेंगे। कब, एग्जाम से पहले मैं आपको ना MCQ करवाऊंगा,
ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉप 100 या फिर टॉप 50 हैं उससे भी हम PYQ से रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, तब मैं आपको कवर कराऊंगा। मैं कब कराऊंगा कवर? जब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देंगे। ओके, देखो मैं आपको ये पढ़ाता हूं, सिल्कियारा बरकोट टनल, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसमें पूछा है नॉट करेक्ट। ओके, क्या ये उत्तराखंड में है? बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। ये आपका उत्तराखंड में वन वन पूछ सकते हो, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट है चार धाम परियोजना का, ये भी राइट है। ओके, इट्स फॉल अलोंग NH134, ये भी आपका राइट है। ओके, इट्स बीइंग बिल्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसे कौन बिल्ड किया है? ये आपका HW है, एंड साथ में आपका ये भी क्वेश्चन आपका HW है। मुझे आप सभी कमेंट चाहिए। ओके, एंड देखो अब आपका ना सीओ टनल पे यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो आपका यूटी पूछते हैं, फिर स्टेट पूछते हो, वो लद्दाख हो गया आपका। क्लियर, ये कनेक्ट करता है ले टू DBO। ओके, एंड उसके बाद ये बिल्ड किया जा रहा है किसके थ्रू? BRO। ठीक है, जैसे कि यहां पूछा था बिल्ड, यहां भी मैंने बताया किसके थ्रू बिल्ड किया जा रहा है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर, ये प्रोवाइड करता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन अ रीजन प्रोन टू हैवी स्नोफॉल, एविलांचर्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स आप इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन की मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप कहां पे कनेक्ट होंगे हमसे? ओनली एमर्स के टेलीग्राम पे कनेक्ट होंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, अब देखो नेशनल वाटरवे 4 ये कहां पे? गोदावरी रिवर पे है। ओके, लेकिन आपसे ना क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2025 में एंड CDS 1 2024 में। देख रहे हो, हम सबको पता है नेशनल वाटरवे से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कैसे यूपीएससी एक स्टेप अहेड जाके आपसे क्वेश्चन पूछा है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोगों को सबको पता होगा कि NH1 गंगा रिवर, लेकिन कोई किसी को भी 10 एंड 100 नहीं पता होगा। क्लियर, बिकॉज देखो पता है उस समय ये न्यूज में था बहुत ज्यादा, इसलिए यूपीएससी ने पूछा था आपसे। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। इन दोनों का कर दिया आपने? तो देखा जाए, देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये याद रखना नेशनल वाटरवे 1 गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम है। कहां से कहां करता है कनेक्ट? हल्दिया टू इलाहाबाद, जो कि अब आपका अपना प्रयागराज है। ओके, NH वाटर टू ब्रह्मपुत्र रिवर डुबरी टू सादिया, NH3 वेस्ट कोस्ट कैनल। अब आपसे ना देखो पता है यूपीएससी यहां पे क्या करेगा, यहां पे आपको मैच का कॉलम देगा, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट पूछ लेगा, ऐसा लिख देगा 1 2 3 4 लिख देगा, आपको मैच करने बोल देगा। भाई बताओ चलो, तो इसलिए आपको क्लियर पता होना चाहिए। देखो चार तो ही पता ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप पढ़ लेंगे NW 100 को एंड NW 1110 को यमुना रिवर पे है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 110। क्लियर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आपका D आ जाएगा 1 2 and 3। क्लियर, एंड देखो जो आपका नेशनल वाटरवे आपका 2 है वो कहां पे सिचुएटेड है? अभी आपने देखा कहां पे? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कहां लिखा ब्रह्मपुत्र? यहां से आ जाएगा। ओके, चलो आप मुझे बताओ ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? मैं तो आपसे आगे पूछने वाला था। हाँ, यहां बताओ अब मुझे आप। ओके, अब आप मुझे यहां बताओ ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ओके, एंड अगर यूपीएससी आपसे पूछता है चराय सुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो वो आपका आसाम आ जाएगा आंसर। एंड मांजुली आइलैंड भी कहां पे लोकेटेड है? वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन आपका NDA 2 2018 में पूछा गया था, मांजुली द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। अब आप मुझे लेफ्ट हैंड एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं इतना तो विश करता हूं आपसे, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, एंड आप माजुली आइलैंड को याद रखेंगे। ओके, एंड ये पता है रिवर आइलैंड से पढ़ने से ना एक क्वेश्चन मेरे को क्लिक हुआ, तो मैंने ये भी अटैच कर दिया आपसे ना। CAPF 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवर लाइन मेजर पोर्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर पता है? आप अभी कमेंट करो क्या आएगा। आपने क्या मार्क किया है? D। ओह, आप राइट हो? नहीं दोस्तों, गलत हो, C आएगा कोलकाता।
अब पता है ये क्वेश्चन आप अगर पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके गए होते तो वहां से राइट करके आ सकते थे। देखिए सीएपीएफ 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कोलकाता पोर्ट, क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है, कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवर लाइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, क्लियर दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाता है। ओके चलो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है ना, मैं 2 बताता हूं, 2 आप बताना, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन प्राइवेट सेक्टर, ये आपका राइट है। ये याद रखना, प्राइवेट सेक्टर को ना यूपीएससी कंफ्यूज यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट क्या है, ये पहली बात तो 2 यहां से ना आप स्टेटमेंट्स 2 चीज सीखते हो। मुंद्रा पोर्ट कैसा है, पहला तो मेजर पोर्ट है, यहां यूपीएससी का माइनर लिख के था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड याद रखना इन प्राइवेट सेक्टर, ओके, यहां पे अगर पब्लिक सेक्टर कर दे तो वो भी गलत हो जाएगा, ओके। तो मैंने आपको बता दिया 1 और 4 राइट है। चलो मैं एक को बताता हूं, थर्ड आपको रॉन्ग है। महाराष्ट्र के ना सिर्फ 3 मेजर पोर्ट नहीं है, शायद ज्यादा है, वैसे मुझे याद नहीं यार। कौन कौन है मुंबई से, महाराष्ट्र से, बताओ ये इसमें राइट है या रॉन्ग, एंड आप सेकंड बताना, ओके। अब देखो वाईफाई इन अ कंप्यूटर, ये क्या होता है वाईफाई, सीएपीएफ 2012 का क्वेश्चन है, इजी है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। अब देखो यूपी पीएससी 2021 का ये पीवाईक्यू है, पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड टू, क्या आ जाएगा, सेंसरशिप इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया, डेवलपमेंट ऑफ लोक संगीत, ऑडियो विजुअल रिलीज ऑफ लोकसभा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेस। अब आप बोलोगे, अब आप बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है। अब आप सोचोगे सर ने तो यहाँ ये क्वेश्चन लगाया है, भैया ने यहाँ ये क्वेश्चन लगाया है, तो वाईफाई से करे कनेक्ट, मारो इसको आंसर राइट है। तो हाँ दोस्तों आप राइट हो, इसका आंसर डी ही आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इसकी वाईफाई इन कहाँ, पब्लिक प्लेस में, ओके। पीएम वाणी योजना इससे करती है कनेक्टेड या फिर आपकी एसोसिएटेड है, तो यही आपकी न्यूज में थी पीएम वाणी, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है पीएम वाणी स्कीम को ऑन 19 दिसंबर 2020, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, टू एक्सेलरेटेड द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, तो ये स्टेटमेंट यहां से राइट हो जाता है। अंडर पीएम वाणी स्कीम द वाईफाई सर्विस टू द कस्टमर इज डिलीवर्ड बाय पब्लिक डेटा ऑफिस, ओके, हु आर एजेंट ऑफ पीडीओएस, ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर। आपके अपने यूपी ने ना क्रॉस किया है 1 गीगाहर्ट्ज मार्क इन रेसिडेंटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। अब ना इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, और इसी पे ना आपके अपने प्यारे यूपीएससी सन ने, जो कि सीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो सीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्या, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के ऊपर, ठीक है। देखो पहला इसका ऑप्शन क्या बोलता है, ये इट्स टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन रेसिडेंटल सेक्टर। आप क्या समझे, सबसे पहला पॉइंट यहां से आपको ना ये 1 करोड़ को पिक करना है, नोट डाउन करना है इसके सामने, ओके। ये जो डेटा है ये चेंज हो सकता है, एक ये और एक ये डेटा, ठीक है। तो ये 1 करोड़ को याद रखिएगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये स्कीम का टारगेट यह है कि 1 करोड़ घर के रूफटॉप पे ना ये पैनल, आपके सोलर पैनल लगाया जाए, क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम करती है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम एट ग्रास रूट लेवल। अच्छा, ग्रास रूट लेवल से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन मार्क। भाइयों गांव और लोकल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, भाइयों दोस्तों क्या बोलूं, दोस्तों बोलूं भाइयों बोलूं आपको, जब जो मन करेगा मैं बोलूंगा, ओके। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये लोगों को ट्रेनिंग देना चाहती है कि जो सोलर पैनल है ना कैसे इंस्टॉल किया जाए, ओके, उससे कैसे ऑपरेट करना, उससे कैसे मेंटेन करना, इवन उस बिगड़ गया तो हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं किसको, सोलर रूफटॉप सिस्टम को, ओके। कहाँ पे, वो भी कहाँ, ग्रास रूट लेवल, मतलब गांव और लोकल लेवल पे ये ट्रेनिंग देना चाहती है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट्स एम टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड एम्पावर्ड
through fresh skill and up skilling under scheme component of capacity building। सबसे पहले आप ये 3 लाख को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, इसका एम है कि 3 लाख से ज्यादा स्किल लोग तैयार करना, राइट, जिन्हें सोलर सिस्टम लगाना और मेंटेन करना आता हो। ये फ्रेश ट्रेनिंग और अपलिफ्ट के थ्रू होगा। क्लियर? इतना इजी था। ओके, मैंने हर एक पॉइंट को डिकोड कर दिया आपके लिए। क्लियर? तो इसका आंसर डी आएगा, राइट है तीनों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो डेटा है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इतना तो बता दिया सर, रिलीज कब, ये लॉन्च कब हुई थी ये बता दो। देखो ये लॉन्च हुई थी ऑन Feb 15, अरे 14 Feb को क्या आता है, ओके, फरवरी 15, 2024 को। इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड इन इंडिया। सॉरी, अंडर द स्कीम हाउस होल्ड विल प्रोवाइड विथ अ सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन देयर रूफ। आपके अपने छत पे क्या होंगे, सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट न्यूज पे। तो अब आपकी तारागिरी न्यूज में थी, ये क्या है? देखो जो प्रोजेक्ट 17A है ना, इसके अंडर हम क्या 7 फ्रिगेट्स बना रहे हैं, ठीक है। 4 आप पे कौन बिल्ड कर रहा है, MDL बिल्ड कर रही है, एंड 3 जो है वो कौन कर रहा है, GRSE कर रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो 4 कौन सी हैं, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, बिल्ड बाय MDL, मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, MDL। ओके, एंड जो बाकी 3 है वो कौन सी हैं, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी बाय GRSE, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अर्लियर INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी रिसीव हो गई किसको, इंडियन नेवी को, अंडर प्रोजेक्ट 17A। एंड टुडे 78 है। ये प्रोग्राम है टू बिल्ड 8 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स एज एन अपग्रेड सक्सेसर टू शिवालिक क्लास का। ओके, एंड यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार बस नजर घुमा लो यहाँ से। ओके, कि एग्जाम में आए तो ऐसा ना हो कि तुम नया नया लग रहा हो। ओके, तो एक बार देख लेना। क्लियर? अब देखो पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। देखो हम ना CDS2 2008 को के भी क्वेश्चन आपके लिए मतलब लगा रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही ना आपको पेड ग्रुप में भी चीज़ें बहुत हॉलिस्टिकली बहुत अच्छे से हम कवर करवाते हैं। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए क्या है। तो क्या किया है आपने इसका आंसर, कमेंट बताओ। 1 2 3 4 तीनों गलत है क्या? हाँ यार तीनों गलत है, पता है, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। ओके, देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका जेनीवा में है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, लंदन में है, ये भी सही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका कहाँ, वॉशिंगटन DC में है, ये भी सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, ये भी सही है। नहीं दोस्तों ये गलत है, ये सही नहीं है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका ऑस्ट्रिया में है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, वियना में। ओके, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखो अभी आपने देखा इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लंदन में है, UK। 1948 एज इंटर गवर्नमेंटल मरीन टाइम, इससे पहले पता क्या IMCO बोलते थे, बट द नेम वॉज चेंज कब, 1982 में टू IMO। ओके, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसका रोल क्या है, यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ किसकी, शिपिंग की। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल लो या फिर प्यारा बोल लो कि सीधे आपसे UPSC पूछ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ ज्वाइन किया है टू प्रमोट लोथल मरीन टाइम हेरिटेज। ठीक है, तो याद रखना नीदरलैंड, इंडिया एंड नीदरलैंड हैव साइंड अ MOU टू स्ट्रेंथ मरीन टाइम हेरिटेज कॉपरेशन फॉर द नेशनल मरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। ओके,
अब लोथल आए हैं और आप हड़प्पन साइट्स के बारे में ना पढ़ो तो ऐसा हो नहीं सकता। ओके, देखो ये पोर्ट सिटी एक बार पढ़ना कि लोथल हो गई, बालाकोट हो गया, ठीक है, तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हड़प्पा कौन सी रिवर के पास है, रावी के पास है, कौन से कंट्री में, पाकिस्तान में, मोहनजोदारो इंडस रिवर के पास है पाकिस्तान में, ठीक है, तो लोथल कहाँ है, ठीक है, ये भी इंडिया में है। उस पर कालीबंगा आपका, फिर आपका बनवाली साइट्स हो गई, ये सब कहाँ पे है एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देखो पता है यूपीएससी एक और वे में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा वे है कि आपकी नॉर्थन मोस्ट पूछ सकता नहीं है कि मतलब पूछ सकता नहीं, पूछ रहा है यूपीएससी, ठीक है। नॉर्थन मोस्ट साइड कहाँ पे है आपकी, वेस्टर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड एंड आपकी महाराष्ट्र सॉरी साउथर्न मोस्ट साइड, ये कहाँ पे है। एंड ऐसे क्वेश्चन आपके सीएससी में भी पूछे गए हैं, सीएपीएफ में शायद तक नहीं आया है, शायद आया है, लेकिन बताइए ये रिवर को मैच करने वाला तो आया है कि ये हड़प्पन साइड इस रिवर के नियर बाय है। ओके, तो जैसे कि मंडा हो गया आपका, आलमगीरपुर हो गया, तो एक बार नॉर्थन मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या आपका ईस्टर्न मोस्ट एंड साउथर्न मोस्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। दहमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में, ये भी देखना कहाँ पे है, ये आपका क्या उत्तर प्रदेश में है, ओके, ये आपका महाराष्ट्र में है दहमाबाद, ओके। बालाकोट आपका देखो पोर्ट सिटी है, लोथल क्या है आपका पोर्ट सिटी है, तो एक बार आप पोर्ट सिटी से भी गो थ्रू हो जाइएगा, क्लियर। देखो पता है हिस्ट्री के ना बॉक्सेस मिस मत करना। देखो हिस्ट्री ना आपके लिए, देखो हिस्ट्री यूपीएससी के लिए ना पता नहीं वो कौन सी बुक यूज करेगा, हमें नहीं पता रहता है, लेकिन मैं इतना आपको बोल सकता हूँ थीम से ना, थीम 1, 2 एंड 3, यहां से आपके 2 to 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, और इसमें 2 to 3 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन आपका बॉक्स से आता ही आता है, मतलब इससे प्लस ही पूछता है यूपीएससी। एंड एक या दो क्वेश्चन आपके बॉक्सेस से रहते ही रहते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप वो बॉक्सेस क्यों मिस कर देते हो यार। मैं तो क्लियर जो भी पेड ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया है हिस्ट्री के बॉक्सेस आपको रेफर करने हैं, एंड अगर आप पेड ग्रुप में नहीं हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो बॉक्सेस को, ठीक है। सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे वो आपका ज्योग्राफी को, इवन साइंस, बॉक्सेस से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पता है कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस साल नहीं पूछा तो नेक्स्ट ईयर पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो वो क्वेश्चन पे हमारे मार्क्स नहीं कट होने चाहिए, वो क्वेश्चन हमें राइट करना ही चाहिए, ओके। अब देखो ना सीडीएस 1 2014 में क्वेश्चन पूछा था हेलीकॉप्टर पे, फर्स्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो अब आपकी एक और हेलीकॉप्टर न्यूज में थी, वो क्या है, इंडिया ने 7,995 करोड़ डील किया विद द यूएस फॉर नेवीज MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए, ओके सॉरी। तो देखो इसका नाम क्या है, MH-60R सी हॉक्स हेलीकॉप्टर, इसे हम रोमियो भी बोलते हैं, ओके। कभी रोमियो बने हो आप? अच्छा रोमियो का मूवी आई ना शायद, मुझे पता है, बहुत टाइम में मूवी नहीं देखा यार, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। इसे हम रोमियो भी बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस डिफेंस मेजर लॉकहीड मार्टिन, ओके। ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी, इट इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइन विद स्टेट ऑफ द आर्ट एंड सेंसर। तो इसे एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, क्लियर। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। देखो सब क्वेश्चन का ना आंसर डी नहीं होता, और हर ऑप्शन के ना सारे ऑल ऑफ द अबव राइट नहीं होते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर टेसी थॉमस इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इंडियन मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस, ठीक है। जो आपकी डॉक्टर टेसी थॉमस है ना, ये इन्हें वाइडली कैसे हम जानते हैं, मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं। ये रिसीव की है 8th पॉलियस मार्क रिगोरियस अवार्ड 2025 का, ओके। रिकॉग्नाइज फॉर, शी वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू वुमेन्स एनवायरमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल डेवलपमेंट के लिए,
ओके, आप देख सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। इंडियन नेवी टू कमीशन फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC 820। ओके, इसका पर्पस क्या है? अ पर्पस बिल्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डिजाइन फॉर अंडर वाटर ऑपरेशन सच एज डाइविंग मिसाइल इंसेप्शन रिपेयर इन कोस्टल वाटर। ओके, एंड इसे डेवलप किसने किया है? TRSL ने किया है। एंड इसका एम क्या है? एनहेंस द नेवी डाइविंग अंडर वाटर इंसेप्शन, ठीक है, कोस्टल ऑपरेशन सपोर्ट। तो इससे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। ओके, एंड देखिए CDS-1 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द ऑन्टरप्रीन्योरियल विजन कैटेगरी में किसको मिला था? ठीक है, तो इसका आंसर था सी था ना, पूर्णिमा देवी को मिला था, राइट? पूर्णिमा देवी मैम को मिला था, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं। देखो जो सुप्रिया साहू है ना, इन्होंने विन किया है UNEP चैंपियन ऑफ अर्थ 2025 अवार्ड। तो यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, अब देखो जैसे कि ये कैटेगरी थी, ठीक है, तो इनको कौन से कैटेगरी में मिला है? इंस्पिरेशनल एंड एक्शन की कैटेगरी में किनको? सुप्रिया साहू को मिला है। ओके, इनका वर्क था इन हीट एडॉप्शन नेचर बाय सॉल्यूशन इकोसिस्टम रिस्टोरिंग एंड सस्टेनेबल कूलिंग के लिए। ओके, तो आप साइंस एंड इनोवेशन में देख लेंगे, राइट? तो एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा। देखो मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, राइट? अब आपका रिस्पॉन्स बास्केट 225 ये क्या है? ओके, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, जो आपका रिस्पॉन्स बास्केट 225 है ना, इसे रिलीज किसने किया? आपका इसरो ने किया है। इनवाइटिंग रिसर्च प्रपोजल फॉर एकेडमिक अलाइन विद इट्स करंट एंड फ्यूचर मिशन नीड्स। क्या समझे इससे आप? देखो मैं आपको सिंपल सा इसका मतलब बताऊं, यहां लिखा क्या गया है। देखो जो आपका रिस्पॉन्स बास्केट है ना, ये बेसिकली एक आपका गाइड है, ठीक है, जो बताता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो कि आपके एकेडमिक्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, उन्हें किस टाइप के रिसर्च टॉपिक पर काम करना चाहिए, ताकि जो उनका रिसर्च हो ना डायरेक्टली इसरो, ठीक है, इसरो के अपकमिंग जो इसरो के अपकमिंग कौन से मिशंस है, ठीक है, स्पेस मिशन हो गया, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। सिंपल से इसका मतलब ये है। ओके, यही लिखा है, इट्स गाइड एकेडमिक टूवर्ड्स टारगेट रिसर्च दैट डायरेक्टली सपोर्ट करेगा इसरो के अपकमिंग मिशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को। ओके, इसे पब्लिश किसने किया? इसरो ने किया। अभी आपने देखा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। एम एट टू ब्रिज एकेडमिक एंड नेशनल स्पेस मिशन थ्रू फोकस कोलैबोरेटिंग एंड रिसर्च। आप देख लीजिएगा सेकंड पॉइंट, क्लियर। अब आपका आता है ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट। ये क्या है? देखो आपसे ना निसार पे CPF 2023 पे पूछा गया था। ये मैन्युफैक्चर जॉइंटली बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसका आंसर आप मुझे बताइए, बिकॉज हमने बहुत बार कर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट क्या है। इसे भी लॉन्च किया है आपका इसरो ने ऑन LVM-3। ये बूस्ट करेगा डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट, ग्लोबल मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड इंडो US स्पेस कॉर्पोरेशन इन 2025। पर्पस क्या है? डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी, एनहांसिंग मोबाइल टू एक्सेस ब्रॉडबैंड विदाउट रिलाइंग ऑन द ट्रेडिशनल सेल टावर। इससे आप क्या समझे? तो देखो इसका सिंपल सा ही मतलब ये है, डायरेक्ट टू डिवाइस से आप क्या समझे? तो देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, उससे पहले आपने ये डायरेक्ट टू डिवाइस से क्या समझे। देखो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी देना, ठीक है, बिना किसी ग्राउंड टावर को यूज किए हुए, ठीक है। वो कौन कौन सी कनेक्टिविटी होगी? वो आपकी होगी जैसे कि आपका 4G हो गया, 5G हो गया, वॉइस कॉल, आपका वीडियो कॉल हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया। तो यही लिखा है डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट टू डिवाइस, मतलब डायरेक्टली डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, अनेबलिंग मोबाइल फोन टू एक्सेस ब्रॉडबैंड विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल सेल टावर। हम सेल टावर पे रिलाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये इसका मतलब था। ओके, तो ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट याद रहेगा। पता है आगे हम एक ब्लू लाइन पढ़ेंगे। अभी यूपीएससी पूछ सकता है कि
रिसेंटली जो आपकी न्यूज़ में ब्लू लाइन मेंशन थी वो क्या है? ओके, लेकिन उससे पहले एक और हम हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी है? अपाची AH-64-3 अटैक हेलीकॉप्टर। ओके, ये वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ओके, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली रिसीव किया है द फाइनल बैच किसका? 3AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर का। ओके, completing its 6 unit felt at the 451 आर्मी एविएशन बेस्ड इन राजस्थान। अब देखो इसके बारे में कुछ चीज देखते हैं, किसकी? AH-64E के बारे में। ये वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसे बनाया किसने? यूएस ने बनाया है। ओके, लेंथ इसकी 17.8 मीटर है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज अ हेवीली आर्म्ड ट्विन इंजन ग्राउंड अटैक हेलीकॉप्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा दोस्तों। ओके, चलो मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी? जो कि बहुत पुराना नहीं, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। CDS-1 2024 का। इसका आंसर क्या आएगा? संपर्क आएगा या फिर संभव आएगा या फिर संचार आएगा? बताओ बताओ। देखो यहां क्लियर है। अंडर प्रोजेक्ट संभव द आर्मी शो कीज अ पोर्टेबल कम्युनिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट प्रोवाइड मोबाइल कनेक्टिविटी यूजिंग सैटेलाइट। इसका आंसर क्या आ जाता है आपका? संभव आ जाता। ओके, इस तरह आपका एक और है। अगर यूपीएससी पूछता EKAMAI ये क्या है, अगर स्टेटमेंट नहीं देगा तो इतना याद रखना, आ फुल्ली इंडिजीनियस एंड सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है डिजाइन फॉर सेंसिटिव एनवायरमेंट्स के लिए। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा। इतना क्लियर हो गया? ओके, ये फोटो कहाँ गई यार? गायब हो गई क्या? लगता है आप डर गई। भाई ये भी फोटो नहीं आई क्या? नहीं आई है। वीडियो का फोटोज कहाँ गई? ओके, चलो एक और चीज पढ़ते हैं अभी हम। क्या पढ़ते हैं यहाँ? इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रूट ऑन NH-45 कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में वो हो रहा है। यार क्या पढ़ा मैंने? ये इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है। ठीक है, कौन है? NH-45 है। ओके, कहाँ है ये NH-45? मध्य प्रदेश में आपका, तो इसे याद रखिएगा। एंड इंडिया ने लॉन्च किया इट फर्स्ट 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर ध्रुवा 64। ओके, हम पता है ध्रुवा बहुत बार पढ़ने वाले हैं, अभी कम से कम 2 या 3 बार रिपीट है इस PDF में। ओके, ध्रुवा 64 इज इंडियाज फर्स्ट 64 बिट 1.0 तो पढ़ ही लिया माइक्रो प्रोसेसर फुली डिजाइन डोमेस्टिकली एंड बेस्ड ऑन R1। देखो सिंपल सा पूछ सकता है ध्रुवा 64 क्या, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, क्या था? तो याद रखना ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, इंडिया ने लॉन्च किया इसे इट्स फुल इंडिजीनियस 1.0 माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, बाय क्या है? CDAC अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, अब आप ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो रिसेंटली का है। ओके, कमेंट करके बताना। अब देखो संचार साथी ऐप। संचार साथी इज अ टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन ये प्लेटफॉर्म है। ये ऑफर क्या करता है आपको? देखो, टूल्स टू रिपोर्ट फ्रॉड, चेक सिम मिसयूज एंड ब्लॉक स्टोलन डिवाइस। इसे डेवलप किसने किया है? आपका DOT ने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। क्लियर? एम है इसका टू सेफगार्ड मोबाइल यूजर बाय अनेबलिंग आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट फ्रॉडिंग रिपोर्ट डिवाइस वेरिफिकेशन एंड एनहांसिंग अवेयरनेस। देखो एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस सिंपल सा आप ये याद रखना, संचार साथी ऐप किस लिए है? टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, एंड सिटीजन प्रोटेक्शन ये प्लेटफॉर्म है। राइट, ये फिर जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफर करता है कुछ टूल्स, जैसे कि रिपोर्ट कर सके फ्रॉड को, चेक कर सके हम जो कि सिम मिसयूज हो रहा है हमारा, ब्लॉक कर सके जो कि अगर हमारा कोई फ़ोन चोरी हो गया तो उससे हम क्या ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब देखो शिप अमूल्य। ओके, अच्छा इससे पहले हमने जो अक्टूबर नवंबर मंथ की वीडियो आपने देखी होगी तो हमने वहाँ पे अमूल्य कवर किया था क्या? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप बताओ।
तो देखो इसे ना डिजाइन एंड बिल्ड किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है विथ ओवर 60% इंडिजिनियस कंपोनेंट। ओके, ये थर्ड वेसल है किसकी, अदमे क्लास की, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 8। तो 8 वेसल अंडर अदमे क्लास कौन कौन सी है, एक्टिव अभी कौन कौन सी जो कि सर्विस में है, वो आपकी अदमे, अक्षर एंड अमूल्य है, ठीक है। एंड अदर वेसल कौन सी है, अक्षय, आचल, अतल, अजीत, अपराजित, ठीक है। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देखो जो शिप सार्थक है ना, वो फर्स्ट पोर्ट कॉल एट ईरान चाहबार। अब देखो ये ना आपका सीएपीएफ का पीवाईक्यू है। अब मुझे इतना तो याद नहीं है कि 2021 में पूछा है यूपीएससी ने या फिर 2022 में पूछा है, लेकिन पूछा जरूर है, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर याद रखेंगे, जो आपका चाहबार पोर्ट है वो कहां पे लोकेटेड है, वो आपका ईरान में लोकेटेड है। ओके, अब देखो अभी तक आप ना जो भी एक्सरसाइज पढ़ते हो, आप बस मोस्टली ये पढ़ते हो कि कौन से कंट्री के साथ कनेक्टेड है, या फिर हम वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उस कंट्री के साथ, राइट। लेकिन देखिए सीआईएसएफ 2025, सीएससी 2024, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको ना थोड़े से इन डेप्थ न्यूज को पढ़ने की नीड है। ये जो हम अभी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके पीवाईक्यू एनालाइज करके ही पीडीएफ बनती है। क्लियर? तो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो जो आपकी हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज है ना, वो कहाँ पे हो रही है, सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे हो रही है, क्योंकि यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो वो आपकी हो रही है, देखिए यहाँ पे, ओके, ये आपकी हो रही है राजस्थान में हो रही है। ओके, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसका ना एम क्या है, इसका एम ये है कि फोकस करेगी ऑन जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंस ऑपरेशन को, ठीक है। ये कब से कर रहे हैं हम, मलेशिया के साथ 2012 से हम कर रहे हैं। ओके, ये 5th एडिशन है ऑफ इंडिया मलेशिया बायलेटरल मरीन टाइम, सॉरी मिलिट्री, ये भी याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मरीन टाइम नहीं है। हरिमाऊ शक्ति 2025, ठीक है, कहाँ हो रही है, राजस्थान में हुई, टू एनहेंस काउंटर टेररिज्म एंड पीस कीपिंग सिनेरियोस के लिए। ओके, एंड एक बार आप ये देख लीजिएगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये एक्सरसाइज देख लीजिएगा। ओके, अब अगर यूपीएससी आपसे पूछता है टाइप 2.0 स्कीम किस चीज से कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आप सिंपल से ये याद रखेंगे, ये प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी जो बेस्ड ऑन्टरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, ठीक है। जो भी स्टार्टअप जो कि लोगों के होते हैं ना, जो कि ऑन्टरप्रेन्योर होते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड होते हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। इन्हें ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इतना सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर 2.0, ठीक है। स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2019, इसे याद रखिएगा। ये प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप्स होते हैं, ठीक है, बाय इन्हें प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट्स। ओके, अब देखो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आपकी न्यूज में थी। ये आपकी एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसे डेवलप किसने किया है, यूएस ने इसे डेवलप किया है। ये कैपेबल है ऑफ इंटरैक्टिंग एनिमीज मिसाइल इन मिड एयर। ओके, ये एक हाइपरसोनिक सिस्टम है ऑफ यूनाइटेड स्टेट आर्मी का। इट इज अ नॉन न्यूक्लियर ग्राउंड लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है ये। ओके, अब देखिए हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं, ये कुछ आपके पीआईबी के हैं, राइट। नहीं यार, अभी तो हम और बचा है यार, ठीक है। चलो चलो हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीआईबी का आगे आएगा तब करेंगे पीआईबी। ओके, यहाँ से फिर आपका पीआईबी का है। अरे पता है इस बार बहुत सही है, ये मनरेगा को रीनेम किया जा रहा है। ओके, तो हम उसे पढ़ेंगे, इससे डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज देखो डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी इसमें पूछ सकता है। ओके, फिर ना और भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ थे यार, मैंने देखा था। चलो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी पहले ऊपर की न्यूज़ को कवर अप करते हैं। क्लियर? कहाँ थे हम यार, हम थे यार, हाँ हम यहाँ पे थे। ओके,
सबसे पहले हम इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY, ठीक है। इसे यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को अप्रूव किया है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये टाइटल्ड है द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रमोट करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग MSME, ठीक है, रूरल एंटरप्राइज सॉरी, विथ अ पर्टिकुलर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्लियर। इस स्कीम का एम है टू इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ मोर देन 3.5 जॉब्स अक्रॉस ऑल कंट्री। ये याद रखना, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर के लिए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसका एम है इसका एम है टू इंसेंटिवाइज क्रिएशन करेगा ये मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स को ऑल अक्रॉस द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एंड देखो एक और आपकी स्कीम न्यूज़ में थी, वो आपकी है, ये आपकी लॉन्च हुई थी 2020 में, ठीक है। स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड टू असिस्ट द स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है, टू ओवरकम द एडवर्स इफेक्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड रीस्टार्ट देयर लॉस बिजनेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ठीक है। तो कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द एक्शन ऑफ बियॉन्ड। अब देखो ये जो स्कीम है ना, इसे बढ़ा दिया गया है। पीरियड हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड अंटिल मार्च 31, 2030 तक। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। एंड इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप इज बेनिफिशियरी ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ओके, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है रिसेंटली अंजादीप न्यूज में था वो क्या है, तो देखिए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट है, ठीक है। तो ये एंटी सबमरीन है, ठीक है। तो इसे बिल्ड किसने किया है? इसे बिल्ड किया है आपका GRSE ने बिल्ड किया है। ओके, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय GRSE। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। एंड देखिए कुछ आपके टर्म्स होते हैं न्यूज में जो कि यूपीएससी को, जैसे कि जेल ब्रेकिंग, क्लिक जैकिंग, ये आपका CAPF 2017 का PYQ है। ओके, तो इस तरह ना आपका एक सिम बाइंडिंग भी न्यूज में था फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ मिसयूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर्स फॉर एंश्योरिंग टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, आप क्या समझिए सिम बाइंडिंग से? ओके, पढ़ के बताओ या सिंपल आपको मतलब बता दो। देखो सिंपल इसका मतलब ये है कि जब आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, तो रजिस्टर करते वक्त आपका सिम कार्ड के थ्रू आप रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो वो ऐप तब तक काम करेगा जब तक वो सिम कार्ड आपके फोन में एक्टिव है। अगर आपने सिम कार्ड निकाल दिया या फिर चेंज कर दिया तो ये जो ऐप है ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको अगर वो ऐप को वापस एक्सेस करना है तो वापस वो सिम को आपको वेरीफाई करना होगा। तो सिम बाइंडिंग क्या है? ये एक आपका सिक्योरिटी मैकेनिज्म है दैट परमानेंटली लिंक करेगा अ यूजर मैसेजिंग और ऑथेंटिकेशन सर्विस टू द फिजिकल सिम कार्ड यूज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, द ऐप ना स्टॉप हो जाएगा वर्किंग इफ जो ओरिजिनल सिम कार्ड है इज नॉट प्रेजेंट इन द डिवाइस एक्टिंग एज अ हार्डवेयर टोकन फॉर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। मतलब सही, ये बोलते हैं ना सही इनिशिएटिव है, मतलब सही है यार, ये होना चाहिए कि सिम कार्ड है आप तो ही उस ऐप को आप एक्सेस कर पा रहे हो फोन से, राइट। तो ये किस मिनिस्ट्रीज के अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर है। ओके, तो ये सिम बाइंडिंग याद रखिए अगर यूपीएससी पूछता है तो, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक है। अब C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? ये 4 इंजन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सिंपल से यूपीएससी पूछेगा जो कि रिसेंटली 130J सुपर हरी, सिंपल यूपीएससी आपसे पूछेगा C-130J सुपर हरक्यूलिस जो कि न्यूज में था वो क्या है? वो आपका एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इतना याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये इसे डेवलप किया है लॉकहेड मार्टिन ने, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इससे एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये रहा आपका, ओके।
अब देखो आपके लिए नेट गेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखो मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो अच्छे से पढ़ना और सुनना, ठीक है। देखो नेट ग्रिड क्या है? ये इंडिया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, आर राइजिंग फोर्स इन रियल टाइम इंटेलिजेंस। इससे क्या समझते हो? देखो मैं आपको एकदम लेम और सिंपल वे में समझाऊं ना, लेम लैंग्वेज में एकदम सिंपल वर्ड्स में, क्या है ध्यान सुनना, ठीक है। उसके बाद में पढ़ के बोलूंगा ना आपको, विद अ सेकंड समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको आईबी में जाना है, रॉ में जाना है, आईएनए जाना है, ईडी, आईएफयू, एनसीबी, डीआर, फुल फॉर्म पता है इन सबका? चलो मैं आगे बताऊंगा। पहले देखो सुनो, ये होता क्या है एंड नेट ग्रिड, ठीक है। देखो नेट ग्रिड एक सिक्योर और इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो इंडिया की सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को रियल टाइम डेटा का एक्सेस देता है, स्पेशली किस लिए? एनकाउंटर टेररिज्म और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं और सिंपल शब्दों में बताऊं क्या होता है। देखो अभी आपकी बहुत सारी गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट में, ठीक है, तो उन सबका एक डेटाबेस होगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ भी फ्रॉड और कुछ भी हो रहा है, तो वहां जो इंसान मतलब जो पर्सन, ठीक है, वहां का उनका ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है, टेलीकॉम डिटेल्स, लाइक सब कुछ को ना एक सिक्योर सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब यहाँ 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 सब ना कनेक्ट होगा एक साथ। तो इससे ना ये डेटाबेस, तो इससे इजीली कोई पर्सन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी क्या, जो ऑथराइज एजेंसी है ना वो एक्सेस कर सकती है, और इससे फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सिंपल से इसका मतलब ये है। देखो नेटग्रिड इट इज अ सिक्योर इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसे डिजाइन किया गया टू हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसी, कि वो जो आपकी हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसीज होती है ना, ये एक्सेस कर सके मल्टीपल डेटाबेस इन अ रियल टाइम फॉर एनकाउंटर टेररिज्म एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो मैंने सिंपल में आपको बताया वही चीज है, ठीक है। अच्छा ये आइडिया क्यों आया, मतलब क्यों बनाया गया? देखो मतलब 2009 में से कॉइन किया गया था, कब? जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसके बाद, ठीक है, 2008 में, तब इसे कॉइन किया गया, ठीक है। फिर ये ऑपरेशन में आया था 2023 से। ओके, करेंटली प्रोसेस अराउंड 45,000 डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट पर मंथ फ्रॉम ऑथराइज एजेंसी, ठीक है। देखो इनिशियली ना ये 10th सेंट्रल एजेंसी के बीच में थी। वो कौन सी थी आपकी? वो आपकी है आईबी है, ठीक है, रॉ है, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म जानते हो क्या है? रिसर्च एंड एनालाइज विंग है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। एनआई का पता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ईडी का पता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ओके, अच्छा आई FIU क्या है? एनसीबी क्या है? एनसीबी आपको पता होगा, आई थिंक सो, राइट। एनसीबी आपका नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। और ये पता है DRI का आई थिंक वो है ना यार, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में भी, कंफर्म नहीं हूँ इसका, ठीक है। तो पहले ना इन 10 एजेंसी के लिए था, इनके पास एक्सेस था, लेकिन नाउ इट हैज नाउ बीन एक्सपांडेड टू SP रैंक ऑफिसर ऑफ स्टेट पुलिस, स्ट्रेंथनिंग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इससे अच्छे से एक बार गो थ्रू वापस हो जाना। कुछ नहीं समझ में आता कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, वी आर हियर फॉर यू। ओके, अब देखो एक बार और आपका ध्रुव आया। ओके, फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डेवलप किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डूबा सेट द फाउंडेशन फॉर अ नेशनल वाइड डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब देखो संपन्न पोर्टल क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। अगर पूछा जाए एग्जाम में आए संपन्न पोर्टल किस चीज से कनेक्टेड है, ये एसोसिएटेड है, तो याद रखना वो पेंशन से है। ओके, इट इज एन ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया 2018 में से लॉन्च किया गया था। ओके, अब देखो ज्ञानपीठ विनर विनोद कुमार शुक्ला सर पास अवे हो गए एट 88। ओके, तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं, मतलब होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे किन्हीं को अवार्ड मिला गया हो, किन्होंने बहुत बोलते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट काम किया हो कंट्री के लिए, तो वो अगर न्यूज़ में होते हैं तो उन्हें पढ़ लिया करो, ठीक है। ये हिंदी राइटर थे, पोएट थे,
शॉर्ट स्टोरी ऑथर थे, डाइड 23 दिसंबर 2025, ओके, एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स रायपुर, अ ज्ञानपीठ अवार्ड। ही वॉज कन्फाइंड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर है, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड ये विनर थे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स से एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। अब देखो फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, अगर यूपीएससी को समुद्र प्रताप ये क्या है, तो ये फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, इंडिकेटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डिजाइन एंड बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, तो एडवांस सिस्टम इज इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, integrated platform management system, automated power management system and a high capacity external fire fighting system। तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। मेन सबसे ज्यादा आप ये याद रखेंगे, फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है क्या, समुद्र प्रताप। ओके, अब देखो डीआरडीओ ने सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है ट्रायल ऑफ आकाश एनजी मिसाइल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये पता है कोई स्टेट पीसेस का पीवाई क्यू, मतलब मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। क्या आपको याद है कौन से स्टेट पीसेस का ये पीवाई क्यू है? याद है तो बताओ मुझे। ये नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी, मैं आकाश की बोल रहा हूँ, इस आकाश, ओके, इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कैसी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ओके। यहाँ पे एयर टू एयर दे दे, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, तो याद रखना ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सिस्टम डिजाइन टू इंटरसेप्ट अ वाइड रेंज ऑफ एरियल थ्रेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एंड अदर हाई स्पीड टारगेट। इसे डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने किया है, ओके। एंड बाकी पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा। ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर अनेबलिंग एंगेजमेंट, कैपेबिलिटी टू इंटरैक्ट हाई स्पीड एरियल ट्रेड, क्लियर। इसरो LV-M3 M6 mission successful placed the Blue Bird Block 2 satellite in low Earth orbit। यार आई थिंक ये ब्लू बर्ड ब्लॉक सैटेलाइट हमने ऊपर पढ़ ली ना, हाँ हमने पढ़ ली थी, ओके। अब देखो खेलो इंडिया ट्राइब गेम लोगो एंड मॉस्कॉट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इससे ध्यान सुनना, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ होस्ट करने जा रहा है इंडिया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइब गेम 2026 का, ठीक है। कौन होस्ट करने जा रहा है? आपका छत्तीसगढ़ करने जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ छत्तीसगढ़ ना कौन कौन से स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये आपका पीवाईक्यू है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। द लोगो थीम सॉन्ग एंड ऑफिशियल मॉस्कोट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइब गेम 2026 वेयर फॉर्मली लॉन्च इन बिलासपुर। द लॉन्च टेक प्लेस, ये छोड़ो स्टेडियम, यादव स्टेडियम, ठीक है। मॉस्कोट क्या है? ऑफिशियल मॉस्कोट मोरवीर, ओके। एंड उसके बाद 7 स्पोर्ट्स है इसमें, आर्चरी, एथलीट्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ओके। तो याद रखना कहाँ और छत्तीसगढ़ में आपका हो रहा है, ओके। अब आपका है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इज एन एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट डेवलप्ड फॉर इंडियन नेवी पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। देखो अबाउट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ये एक्सटेंडेड रेंज है, प्रिसाइज गाइडेड रॉकेट डेवलपमेंट फॉर द इंडियन आर्मी पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रेंज कितनी है? अराउंड 120 किलोमीटर, ओके। फीफास फर्स्ट पीस प्राइज किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। इन डिपार्टमेंट फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल फोकस ऑन स्पोर्ट्स, इसलिए दिया गया है, यही चीज यहां भी लिखी गई है। अब देखो आपका ब्लू लाइन क्या है। अगर यूपीएससी आपसे पूछता है, जो कि रिसेंटली ब्लू लाइन टर्म रिसेंटली न्यूज में मेंशन था, वो क्या था, तो आप क्या बताओगे? बताओ। देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा मैं बताऊं ये क्या है, ये ब्लू लाइन क्या है, तो इसको सिंपल सा एकदम ध्यान से याद रखना। ये ना यूएन की बनाई हुई ये एक विड्रॉवल वेरिफिकेशन लाइन है बिटवीन लिबिया एंड इजराइल, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यही चीज यहां लिखा गया है। ब्लू लाइन इज अ यूनाइटेड नेशन आइडेंटिफाई विड्रॉवल लाइन
नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये यूज टू, कौन यूज टू, ब्लू लाइन यूज टू वेरीफाई इजराइल विड्रॉवल फ्रॉम, इजराइल विड्रॉ हो रहा है कहां, फ्रॉम साउथर्न लिबिया एज मैंडेटेड बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। अब यूपीएससी पूछे गलती करोगे, डेफिनेटली आप नहीं करने वाले हो। ओके, अच्छा बताओ मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री आपकी बॉर्डर शेयर करती है, कमेंट करके बताओ। ज्यादा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिया क्या इस बार मुझे लग रहा है। हाँ, परम रुद्र ये क्या है, तो याद रखना बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र। ओके, तो इसे याद रखिएगा। मिशन परम रुद्र वॉज लॉन्च अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स एम टू एक्सपांड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एडवांस रिसर्च। क्लियर। अब देखो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का कहाँ हो रहा है, आपका हरियाणा में हो रहा है। इसका आपका थीम क्या है, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सन, इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। क्लियर। एंड जो आपका RELOS है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, अगर यूपीएससी पूछता है तो ये बायलेटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है। किन दो के बीच में, ऑफ कोर्स इंडिया एंड रशिया के बीच में। ये अलाउ करता है देयर आर्म्ड फोर्स, जो इन दो कंट्री की आर्म्ड फोर्स है, ये एक्सेस कर सके ईच अदर, एक दूसरे का मिलिट्री फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग, रिपेयर, सप्लाईज एंड मेंटेनेंस। क्लियर। ओके, अब देखो पीएम दीक्षा, ये आपकी एक सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। अच्छा, मुझे सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस बताना। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2020-21 के बीच में टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, किनके लिए, SC, OBC, EWS, DNT, ठीक है, एंड सफाई कर्मचारी, ये भी याद रखना, ठीक है, इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर थ्रू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर। अब देखो जी राम जी बिल 2025, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, तो जो आपका जी राम जी बिल है ना, ये रिप्लेस करेगा किसको, ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा। ओके, तो देखो इसकी मेरा डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहले मनरेगा था एंड उसके बाद जो आपका ये जी राम जी बिल है ना, इसमें क्या नई चीज़ आ रही है, क्या इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, तो ये सब जो लिखा गया है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है इन्फोग्राफिक में। एंड उसके बाद ना सबसे ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसे देखेंगे। ओके, पहले आप थोड़ा ये देख लो ये है क्या। ओके, तो देखो हाँ, ये ना जी राम जी बिल किसको रिप्लेस कर रहा है, मनरेगा को ये रिप्लेस कर रहा है। इतना क्लियर हो गया अब आपको। एंड ये सेकेंड पॉइंट का ये मतलब है कि हर जो रूरल हाउस होल्ड है ना, उसको 125 दिन का विदेश एम्प्लॉयमेंट गारंटेड मिलेगा। लेकिन जो आपके जो मनरेगा था उसमें कितना था, उसमें सिर्फ 100 दिन थे। ओके, यहाँ पे क्या 125 डेज है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे फोकस नेचर ऑफ वर्क्स दिया है। 4 प्रायोरिटी एरिया कौन कौन से हैं वो आपके, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंगहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेसिलियंस। क्लियर हो गया। एंड उसके बाद ये 4th पॉइंट का क्या मतलब है, जो ग्राम पंचायत है ना वो लेवल प्लानिंग होगी। ओके, यहाँ क्लियर है, लोकल प्लानिंग विथ नेशनल इंटीग्रेशन। क्लियर। एंड 5th पॉइंट का क्या मतलब है, पॉज इन वर्क फॉर एग्रीगेटेड 60 डेज ड्यूरिंग पीक स्नोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। मतलब पीक स्नोइंग हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान 60 डेज का वर्क पॉज मिलेगा, ताकि जो फार्मर लेबर्स होते हैं ना, उनकी शॉर्टेज ना हो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये है क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होगी। ओके, वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई है, एक बार आप बस देख लीजिएगा। क्लियर। एंड उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार ये भी देख लो आप, नॉर्मेटिव एलोकेशन क्या होता है। नॉर्मेटिव एलोकेशन मीन्स द एलोकेशन ऑफ फंड मेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट टू द स्टेट। ओके,
अब देखो यही है कि मैंने बताया था ना 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड मनरेगा में था, लेकिन इसे बढ़ा के 125 डेज आपका हो गया है। ओके, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे ना कहीं पे क्लियर नहीं था रोल, मल्टी एंड स्कैटर्ड कैटेगरीज थे और वर्क्स के, ठीक है, विथ लिमिटेड स्ट्रेटजिकल फोकस। लेकिन यहाँ पे 4 क्लियर आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एंड यहाँ पे 4 क्लियर डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज हैं जो कि फोकस करेंगे वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंगहुड्स एंड क्लाइमेट रिसिलियंस। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो सेंटर था वो बियर करता था अनस्किल्ड वेजेस। यहाँ देख सकते हैं स्टेट कॉस्ट शेयरिंग है वेज, ठीक है, 60-40 फॉर मोस्ट स्टेट एंड 90-10। अब याद रखना यहाँ पे हर किसी के लिए 90-10 भी है फॉर सर्टन स्पेशल कैटेगरी रीजंस के लिए। ओके, एंड यहाँ पे कोई पॉज विंडो नहीं था यहाँ पे, लेकिन 60 डे का पॉज विंडो है, ठीक है। एंड उसके बाद डिमांड बेस्ड फंडिंग यहाँ पे थी, नॉर्मेटिव फंडिंग्स यहाँ पे है। ओके, तो ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री संपदा योजना ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, ये कंट्रीब्यूट करती है इन फिश प्रिजर्वेशन, मेंटेनिंग ऑफ फिश क्वालिटी, इंक्रीज ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट फॉर हायर प्राइस रियलाइजेशन और टू फिशरीज। ओके, ये प्रोग्राम विथ 100% सेंटर फंडिंग है। ओके, इसे याद रखिएगा। अब आपका है DSCA20 फर्स्ट डाइविंग, हमने ऊपर देखा था ना, ये हमने देख चुका है ब्रो, वापस रिपीट हो गई ये न्यूज। ओके, कोई नहीं। अब देखो ना यूपीएससी पूछ सकता है कि इंडिया हैज साइन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट TEPA विथ EFTA which is the regional group consists of 4th country, which of the following country is not member of this group। ओके, देखो CDS 24 में पूछा था, तो यहाँ पे ना आपका कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे बहुत सारे पॉइंट्स है तो उन्हें देखेंगे, ठीक है। देखो इंडिया ने कंक्लूड किया है कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर विथ यूके के साथ इन 2025 में, ठीक है। CETA इसका फुल फॉर्म आपने अभी पढ़ा, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये प्रोवाइड करता है अनप्रेसिडेंटेड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, टू द यूके, कवरिंग नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू, बेनिफिटिंग सेक्टर सच एज टेक्सटाइल हो गया, मरीन प्रोडक्ट हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ओके, एंड देखिए एडिशनली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्किंग इट्स फर्स्ट FTA विथ 4 डेवलप यूरोपियन नेशन, ठीक है, यूरोपियन नेशन की बात हो रही है। इंडिया ने साइन किया ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट विथ EFTA कंट्रीज, वो कौन सी है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड एंड लिंक्सटेनस्टाइन इन 2024। ओके, एंड देखो UAE के साथ साइन किया है 2022 में कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, एंड ECTA हमने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में। ओके, एंड अफ्रीका के साथ इन अफ्रीका इंडिया साइन इट्स फर्स्ट ट्रेड पैक्ट विद द कॉन्टिनेंट थ्रू द कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनर एग्रीमेंट विद मॉरिशस के साथ हमने कब किया, 2021 में, एंड अफ्रीका के साथ भी किया था। ओके, अब देखो सेंसस जो कि 2027 में हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखो बहुत ज़्यादा इजी है ये आपके एनसीईआरटी के बॉक्स में, नहीं बॉक्स में तो नहीं है, लेकिन सेम एज इट इज़ दोनों स्टेटमेंट मेंशन है थीम्स में आपके, ओके, हिस्ट्री के। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना आप। सेंसस, राइट। तो पता है इसमें आप सबसे ज्यादा क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे ये 2 फेज में हो रहा है। ओके, तो जो पहला फेज है ना वो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कब, अप्रैल टू सितंबर 2026 में होगा। पॉपुलेशन इम्यूरिएशन फरवरी 2027 में होगा। ओके, तो ये आप 2 फेज याद रखेंगे। जो आपका सेंसस 2027 का होने जा रहा है वो 2 फेज में होगा आपका।
एंड ये भी याद रखेंगे फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख एंड स्नो बाउंडेन जो कि एरिया है ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड शाल बी कंडक्टेड इन सितंबर 2026 इसी साल। ओके एंड देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे ना आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपका डिजिटल डेटा कलेक्शन हो रहा है। ओके तो मोबाइल ऐप से डेटा कलेक्टिंग होगा, सेंट्रल पोर्टल से मॉनिटरिंग होगी। यहां वही लिखा है यूज ऑफ मोबाइल ऐप फॉर डेटा कलेक्शन एंड सेंट्रल पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। एंड देखो बेनिफिट क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का विल कवर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके तो देखो यही पहला जो यही पॉइंट यहां लिखा था ना, मैं वही एक्सप्लेन किया है यहां पे किया गया है। फर्स्ट सेंसस बाय डिजिटल मींस इन द कंट्री। ओके मतलब यहां पे ना डेटा मोबाइल ऐप जैसे एंड्रॉइड एंड आईओएस के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। पहले ना पेपर फॉर्म्स की जगह अब डिजिटल एंट्रीज होगी। पहले क्या आपका पेपर फॉर्म चलता था। डेटा विल बी कलेक्टेड यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड आईओएस वर्जन के लिए। ठीक है एंड सेकेंड पॉइंट में आपका ये लिखा गया है कि एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम क्या है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके इस पोर्टल से पूरा सेंसस प्रोसेस रियल टाइम में आपका ट्रैक होगा। ऑफिसर्स मॉनिटर कर सकेंगे, एरर और डिलेज जल्दी आइडेंटिफाई होगा आपका। ओके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएट वेब मैप एप्लीकेशन अनदर इनोवेशन फॉर सेंसस 2025 इन HLB creates web मैप एप्लीकेशन टू बी यूज बाय चार्ज ऑफिसर। क्या समझे, देखो एक आपका ना वेब मैप एप्लीकेशन बनाया जाएगा जिससे चार्ज ऑफिसर यूज करेगा। इससे एरिया को ना प्रॉपर मैप और डिवाइड किया जाएगा ताकि कोई घर हमसे मिस ना हो। ओके एंड देखो ऑप्शन टू सेल्फ न्यूमिरिएटेड विल बी प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। अब एक ऑप्शन भी दिया जाएगा पब्लिक, मतलब देखो एक ऑप्शन दिया जा रहा है, सिंपल सा मतलब ये है पब्लिक को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो खुद अपना डेटा ऑनलाइन फिल कर सके। ओके तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना यार? नहीं और कुछ तो मिस नहीं हो रहा है। चलो ठीक है फिर। सेंसस स्टूडेंट्स विल बी 16 सेंसस होगा इन द कंट्री एंड 8 आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके माइक्रो लेवल डेटा वेरियस पैरामीटर इंक्लूड्स हाउस कंडीशंस एम्यूनिटीज एंड एसेट डेमोग्राफिक। एक बार आप गो थ्रू हो लेना राइट एंड इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर? अब देखो इस पीआईबी कटिंग को लगाने का बस यही पर्पस था, येलो रिवॉल्यूशन की वजह से। तो अगर यूपीएससी पूछता है येलो रिवॉल्यूशन किस चीज से कनेक्टेड, तो याद रखना ऑयल सीड से है। बिकॉज रिवॉल्यूशन पे यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे ना आपके सीडीएस पे पूछा है एंड सीपीएफ में भी पूछा। सीपीएफ में व्हाइट रिवॉल्यूशन में पूछा था, ओके जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड या फिर नोट डाउन कर लो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें से आप व्हाइट रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन जो कि आपकी टेस्ट सीरीज है सीडीएस एंड सीएपीएफ वालों की के लिए ये पढ़ लेना। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर, ब्लू, येलो, ब्लैक पढ़ लेना, ब्राउन पढ़ लेना। ओके तो ये कुछ ये पढ़ लेना एक बार आप। अब देखो ये डेटा तो आपसे ना आपके सीडीएस या फिर सीएपीएफ पेपर 1 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीएपीएफ पेपर 2 में डेटा आप इजीली पुट कर सकते हो। तो इसे आप कहीं नोट डाउन कर लेना। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके देखो पीआईबी पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, मानो मत मानो। देखो आपका ना अगर यूपीएससी पूछता है ग्रेट स्कीम ये किसने लॉन्च की है, तो याद आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे लॉन्च की है। लॉन्च ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल ग्रेड। ओके ये गाइडलाइंस अंडर द नेशनल guidelines under the national technical textile mission with an objective to support। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया बाय असिस्ट यंग इन्वेस्टर्स साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स वेंचर इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल टू ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ओके
हाँ, इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम सपोर्ट कितना 50 तक होगा, इज प्रोवाइडेड टू ईच अप्रूव्ड प्रपोजल। ओके, अ टोटल ऑफ 24 स्टार्टअप, याद रखना 50 लाख टोटल 24 स्टार्टअप हैव बीन अप्रूव अंडर, अभी तक बता रहा हूं, ठीक है, ग्रेट स्कीम ऑफ एनटीटीएम। ओके, और तो वैसे कुछ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम अजय, ओके, तो पीएम अजय इज 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सिंस 2000 आफ्टर द मर्ज ऑफ 3 अर्स्टवाइल स्कीम। वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम स्पेशल सेंटर असिस्टेंस टू शेड्यूल। ओके, सो इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप द कैपेसिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PRI फॉर लीडरशिप रोल, स्ट्रेंथिंग ग्राम सभा टू फंक्शनिंग इफेक्टिवली, प्रमोट ई गवर्नेंस एंड अदर टेक्नोलॉजी ड्राइव सॉल्यूशन, प्रमोट डिवॉल्यूशन फॉर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत। अब देखो, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसे लॉन्च किया है फॉर इंटीग्रेट डेवलपमेंट एलिजिबल विलेज के लिए, ठीक है, विथ 50% ट्राइबल पॉपुलेशन एंड जिनके 500 स्टेट अक्रॉस यूटी सिलेक्टेड फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एक्टिविटी थ्रू कन्वर्जेंस अप्रोच। ओके, देखो पीएम जनमन तो हमने बहुत बार पढ़ चुका ऑलरेडी, इस पे हम ना वो करेंगे, MCQ करेंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, तो मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ना पीएम मैत्री अगर स्कीम आता है तो याद रखना वो भी टेक्सटाइल से कनेक्टेड है। द मेजर स्कीम इनिशिएटिव इंक्लूड्स पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पीएम मैत्री। द मेजर scheme initiative includes PM Mega Integrated Textile Region scheme to create a modern integrated world class textile infrastructure से करता है connected। ओके, एंड जो आपकी समर्थ स्कीम है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर विथ द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग डिमांड ड्राइव प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल प्रोग्राम, ठीक है, तो ये इससे करता है कनेक्टेड। अब देखो, अगर यूपीएससी आपसे पूछता है रिसेंटली नीति आयोग ने कौन से स्टेट को डिक्लेयर किया है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो आपका क्या आ जाएगा? मिजोरम आंसर आ जाएगा। ओके, तो वी होप दैट आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नई चीज़ सीखी होगी एंड हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिसंबर मंथ का करंट अफेयर डन होता है एंड अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे उन्नी ईमेल्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ फाइल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तीनों मंथ की 2025 की आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, मतलब करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी एंड सून हम जैन मंथ से भी डील करेंगे। ओके, सो चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।